अस्सलामुअलैकुम। CSIT का आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट के दूसरे केस के बारे में, जो कि रिलेटेड है प्रीएम्प्टिव से। पहले हमने इसका पहले जो हमने केस पढ़ा था वो क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव। और आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव के केस के अंदर इसको जो नाम दिया गया वो क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इनके SRT। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है SJF की निस्बत, क्योंकि SJF के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, प्रीएम्प्टिव केस यूज़ कर रहे थे ना, तो उसमें प्रायोरिटी वगैरह वाला कोई भी इशू नहीं होता, या हम लोग कहते हैं कि इस तरह अब एक बार जिस प्रोसेस को CPU असाइन हो गया है, तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो CPU उसी के पास रहेगा, कोई और प्रोसेस आके CPU नहीं ले सकता। जबकि प्रीएम्प्टिव केस है वो प्रायोरिटी बेस है। ये क्या है, प्रायोरिटी बेस है। और इसमें क्या थी, नो प्रायोरिटी, यही था ना। बिट कम्प्लेक्स से मरा दिया है कि ये हर टाइम जो प्रोसेसर है हमारा वो चेक करेगा कि स्मॉलर प्रोसेस तो नहीं आया। अगर आया है तो CPU किसको असाइन कर दिया जाएगा, उस प्रोसेस को जो अभी आया है, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, कम है। और अगर नहीं आया तो जो प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेसर के पास है वो उसी को ही रन करेगा। यानी इट चेक्स every time whether a smaller process come or not। ठीक है, इसमें भी जो क्राइटेरिया है सेम है जैसा SJF के अंदर था, यानी कि हमारे पास इसका क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। हम किसकी बेस पे इसको सॉल्व, इसकी या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एग्जांपल हम लोग लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे बर्स्ट टाइम की बेस पे। जबकि इसका मोड सिर्फ चेंज है, यानी कि इसकी जो नेचर है वो क्या है, चेंज है, और वो क्या है हमारे पास, प्रीएम्प्टिव। इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लेती हूँ। लेती हूँ प्रोसेस ID P1 P2 P3 P4 और अराइवल टाइम ले लेती हूँ 1 2 3 4 और फर्स्ट टाइम ले लेते हैं 5 4 3 1। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, गैंट चार्ट।
रीजन चेक करते हैं। 0 से स्टार्ट लेंगे। 0 पर कोई प्रोसेस अराइव हुआ है हमारे, नहीं हुआ। 1 पे हुआ है, यस। तो 0 से लेकर 1 तक CPU क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। अब 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, P1, यानी कि एट टाइम 1 कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, P1 अराइव हुआ है। अब एट टाइम 2 देखते हैं तो कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, P2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बर्स्ट टाइम को क्या करना है, कंपेयर करना है और पता करना है कि विच जॉब इज स्मॉलेस्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखें इन दोनों के बर्स्ट टाइम को, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 4। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अगर देखा जाए तो एक बार CPU मिल चुका है ना इसको, पीछे क्या बचा 4। अब दोनों की कंडीशन क्या हो रही है, बराबर आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, टाई कंडीशन आ गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी टाई कंडीशन अगर हो तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे। तो उस एक स्टेप बैक जाने में क्या है, हम किसको चेक करेंगे, अराइवल टाइम को, यानी कि FCFS से काम लेंगे। अब इसमें से जो जिसका अराइवल टाइम जिस प्रोसेस का कम होगा CPU उसी के पास रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अराइवल टाइम किसका कम है, P1 का कम है। तो हमारे पास जो CPU है वो P1 को ही असाइन रहेगा, हम P2 को असाइन नहीं करेंगे। अब बेड टाइम 3 पे जब देखें तो P3 अराइव हुआ, यहाँ पे एक और टाइम चला तो यहाँ पे क्या रह गया 3। अगेन हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, टाई कंडीशन आ रही है। फिर से हम क्या करेंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे और देखेंगे किसका अराइवल टाइम कम है। तो P1 का अराइवल टाइम कम था तो हम क्या करेंगे, P1 के पास ही CPU को रहने देंगे, ठीक है। अब जब एट टाइम 4 आया तो अब इस पे देखें, यहाँ पे अब इन सब में से P1 भी हमारे पास मौजूद है, P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है, ये सब अराइव हो चुके हैं। अब इनमें से हमने बस टाइम को कंपेयर करना है। यहाँ पे 3 था, टाइम 4 पे जब पहुँचेगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, P4 है। तो हम कब तक चलाएंगे इसको, यानी कि एट टाइम 4 था ना, 3 टाइम्स ये चल चुका है ये प्रोसेस P1। तो उसके बाद CPU किसको साइन हो जाएगा, P4 को। जैसे ही P4 का साइन हो उसका बर्स्ट टाइम क्या था 1, तो वो क्या हुआ 5 पे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब P4 ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद क्या बचता है, P3 बचता है, P2 बचता है, P1 बचता है। अब इन तीनों को हम देखेंगे कि इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो ऑब्वियसली P1 का कम है, तो CPU किसको साइन हो जाएगा, P1 को। अब ये कब तक चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, तो 5 + 2 इसका यूनिट टाइम क्या हो जाएगा 7। अब ये P1 भी खत्म हो गया। इसके बाद P2 एंड P3 बचता है। तो इसमें से किसका कम है बर्स्ट टाइम, P3 का। तो CPU किसको साइन हो जाएगा, P3 को। और ये कितने टाइम तक चलेगा, 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 7 + 3 10। P3 भी एंड हो गया, P2 बचता है आखिरी। तो P2 को CPU साइन कर देंगे और क्या आ जाएगा 14 इसका यूनिट टाइम। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम जो ऑलरेडी है। यहाँ से अब हम देखेंगे कि P1 कब कंप्लीट हुआ, P2 कब कंप्लीट हुआ, P3 P4 कब कंप्लीट हुए। तो P1 कब कंप्लीट हो रहा है, एट टाइम 7 पे। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम क्या आ गया 7। उसके बाद P2 की बात करें तो P2 टाइम 14 पे कंप्लीट हो रहा है। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, टाइम 10 पे। और P4 एट टाइम 5 पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम। तो जब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
कंप्लीशन टाइम इसका क्या था, P1 का 7 माइनस अराइवल टाइम क्या था 1, तो क्या आ गया 6। इसी तरह 14 माइनस 2 क्या आ जाएगा 12। अब 10 माइनस 3 7। इसी तरह 5 माइनस 4, टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इसका क्या आया है 6 P1 का, और इसका बर्स्ट टाइम क्या था 5, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8। 7 माइनस 3 4 5 1 माइनस 1 0। अभी जो वेटिंग टाइम है ये क्या है कि पहली बार इस प्रोसेस को सीपीयू कब असाइन हुआ। अब हमने ये बात की बातें नहीं देखनी, जब पहली बार सीपीयू मिला और उसके बाद फिर मतलब कोई और प्रोसेस आ गया तो इसको सीपीयू इससे ले लिया गया और दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दिया, वो चीज़ नहीं देखनी। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करते हैं प्रीएम्प्टिव केस में और नॉन प्रीएम्प्टिव में हम नहीं करते। तो रिस्पांस टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका जो फार्मूला है वो ये है, सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब यही कैलकुलेट करते हैं RT कि जो प्रोसेस है उसको पहली बार सीपीयू कब मिला वो टाइम हमने देखना है और उसको अराइवल टाइम को देखना है उसके प्रोसेस के, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिस्पांस टाइम आ जाएगा। अब P1 को देखें तो इसको सीपीयू कब मिला 1 पे और इसका जो अराइवल टाइम था वो क्या था 1, तो इसका रिस्पांस टाइम क्या हो गया 0। अब P2 की देखे बारी, तो P2 को पहली बार सीपीयू कब मिला 10 पे और अराइवल टाइम क्या था 2, तो क्या करना पड़ा, इसका रिस्पांस टाइम क्या था 8। P3 की बारी है, P3 पे देखें, P3 को पहली बार सीपीयू कब मिला है 7 पे और इसका अराइवल टाइम क्या था 3, तो क्या करना पड़ा, रिस्पांस टाइम इसका क्या था 4। P4 को अगर देखें तो उसको सीपीयू कब मिला 4 पे मिला और इसका अराइवल टाइम भी क्या था 4, तो क्या हुआ इसका रिस्पांस टाइम 0। तो आप देख सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव के केस में रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम क्या होंगे अलग अलग आएंगे। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए फार्मूला आप लोगों को मालूम है, समेशन ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टर्न अराउंड का सम कर लेंगे, 6 + 12 + 7 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 4, तो क्या आ जाएगा 7 + 1 8, 12 + 8 20, 26 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.5।
अब बात करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम की। वो भी इसी तरह है, सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो क्या आ जाएगा 1 + 8 + 4 + 0 डिवाइडेड बाय 4, तो 13/4 आ जाएगा। 4 3s are 12 और इसका 2 5 आ जाएगा, यानी कि 3.25 हमारे पास क्या आ गया है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये था आपके पास SRTF यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। थैंक यू।